बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। और आज इस चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ बच्चों। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, आपका शार्ट क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल एज अ लॉन्ग आ जाए। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, डेफिनेशन भी आ सकती है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको बता दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसकी डायमेंशंस लिखें। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई इक्वेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है या फार्मूला दिया जा सकता है जिसको आपने डायमेंशनली प्रूव करना होता है कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और लास्ट में जो न्यूमेरिकल है वो आपको इस तरह से बताया जाता है कि आपको किसी भी एक फार्मूले को प्रूव करना होता है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाती हैं और आपने फार्मूला डायमेंशंस को यूज़ करते हुए प्रूव करना होता है। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के आप काबिल हों, इसलिए इस लेक्चर को डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ताकि न सिर्फ ये टॉपिक बल्कि इससे रिलेटेड कोई और अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अच्छे तरीके से उसको आंसर करने के काबिल हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डायमेंशन को स्टडी करने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस और ड्राइव का पता होना चाहिए। आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, दूसरे को हम डेराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये फिज़िक्स की बुनियाद बनाती हैं। टोटल 7 ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें नंबर 1 पे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो कि फिज़िक्स को बुनियाद मुहैया करती हैं। ओके, फिर डेराइव क्वांटिटीज़ की बात कर लें तो इन बेस क्वांटिटीज़ को मिलाने से जो हमारे पास नई क्वांटिटीज़ आती हैं इनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। आप सब जानते हैं इसके बारे में, डिटेल से मैं इस चीज़ में सिखा चुका हूँ इसको। ओके, तो बच्चों ये जितनी भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं ना, इन बेस क्वांटिटीज़ को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक लेंथ के लिए हम एल यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और टेम्परेचर के लिए के और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सी टी। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो ये डायमेंशंस बन जाती हैं। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? आपने उसको एक सिंबल दिया है एल, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें, ये लेंथ की डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, अब मैस है, मैस की बात कर लेते हैं तो कैपिटल एम हम मैस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें तो ये हमारे पास डायमेंशन बन जाती है मैस की। ये तो बहुत ही सिंपल और इजी वे था आपको ये चीज़ बताने का। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे इस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो आपने करना क्या है, जितनी भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं इन सारों को एक सिंबल दे देना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाती हैं जी डायमेंशंस। डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ टाइम। स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का पर्पज़ ये है कि हम जस्ट इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के या इन बेस क्वांटिटीज़ के क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, उसकी मिकदार की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट क्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमीटर है, एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक हाइट है। ठीक है, अब ये तमाम जो हैं इनकी क्वालिटेटिव नेचर क्या है कि ये सब की सब एक लेंथ है। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करना है, क्वालिटेटिव नेचर की बात करनी है। फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हैं उनमें बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास ये 7, इन सब की हमने एक सिंबल दे दिया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं इन बेस क्वांटिटीज़ की। इनको बेस डायमेंशंस भी आप कह सकते हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ क्योंकि हमारे पास इन बेस क्वांटिटीज़ को मिला के बनती हैं, इसी तरह जो डेराइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस भी इनकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम बनाते हैं। ठीक है, इन बेस डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया, आप थोड़ा सा इसके बारे में सुन लें। ईच बेस क्वांटिटीज़ हैज़ स्पेसिफिक सिंबल। हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल अलॉट किया गया
रिटन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट, जो कि स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, विच स्टैंड फॉर द क्वालिटेटिव नेचर। बेसिकली जो ब्रैकेट्स लगाने का पर्पज़ ये था वो ये था कि हम इसके क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करेंगे, हम इसकी क्वांटिटेटिव नेचर यानी मैग्नीट्यूड मिकदार की बात कतई नहीं करेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर की बात करेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी डायमेंशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन पेश आती है इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो पहले मैं आप एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर वापस इस डेफिनेशन की तरफ आऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज power of base quantity in terms of which a physical quantity can be represented। इस यहाँ पे इस पॉइंट से ज़रा गौर करें, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटीज़ की पावर में लिखना, इन टर्म्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बेस क्वांटिटीज़ की पावर की शक्ल। मैंने यहाँ उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखी है, एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में लिखना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर वापस इस पर आऊँगा। देखो यहाँ पर हमारे पास बच्चों एरिया जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये डिराइव क्वांटिटी है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमने बात करनी है डायमेंशन में सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर की, क्वांटिटी की बात नहीं करनी। तो ये लेंथ तो ऑलरेडी है ही लेंथ, ये विड्थ भी बेसिकली क्या है, एक लेंथ ही है, ठीक है। तो एरिया एक डेराइव क्वांटिटी है, आपने उसको पहले बेस में चेंज करना है, लेंथ इनटू विड्थ। ये लेंथ भी बेस है, विड्थ भी क्या है हमारे पास, एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल, ब्रैकेट में लिख दिया, विड्थ भी क्योंकि इसकी क्वालिटेटिव नेचर एक लेंथ ही है तो आपने इसको भी एक लेंथ में लिख दिया। अब ये दो हमारे पास डायमेंशंस आ गई हैं बेस की, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिली, डायमेंशन ऑफ एरिया मिली एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, हमने एरिया की डायमेंशन लिखी है और वो बेसिकली क्या है, एक बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में हमने लिखा। बेस क्वांटिटी क्या है, एल, और उसकी पावर क्या है, 2। तो यही बात तो आपको समझाई जा रही है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आप उस फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की सम पावर की शक्ल में लिखते हैं। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैंने बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में लिख दिया, तो ये पावर की शक्ल में लिखना जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायमेंशंस कहलाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम में देख लें यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब क्वालिटेटिव नेचर में अगर हम देखें तो ये लेंथ, ये विड्थ, हाइट, ये तीनों बेसिकली हाइट ही हैं, सॉरी हमारे पास लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ तो ऑलरेडी लेंथ है, उसकी डायमेंशन एल होगी, विड्थ की डायमेंशन भी एल होगी और हाइट की डायमेंशन भी एल होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ जी उनकी जो डायमेंशन है उन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन भी आ जाएंगी। वॉल्यूम इज़ अ डेराइव क्वांटिटी, और देख लें लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो हमारे पास एल की पावर 3 आ गया। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है कि एक बेस क्वांटिटी लेंथ उसका क्यूब, ठीक है। तो आपने क्या किया, गौर कीजिएगा बेटा, आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम की डायमेंशन लिखी और वो क्या किया आपने, उसमें आपने ये किया कि उसको बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में लिखा। वो बेस क्वांटिटी लेंथ है, उसकी पावर 3। तो क्या है आपके पास डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख दें एल पावर 3, एल इज़ अ बेस क्वांटिटी, उसकी पावर 3। तो आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि उसको बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में लिखना है। तो फिर से याद रख लें, एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की पावर की शक्ल में आपने लिखना है इसको यहाँ डायमेंशन में, ठीक है। ओके, इसी तरह एक्सेलरेशन की बात कर लें, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, उसकी डायमेंशन एल पावर 1 एंड टी पावर -2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से आ गया, तो मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v/t होता है। तो वेलोसिटी क्या आपके पास बेस क्वांटिटी है, आंसर इज नो, वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस और टाइम को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को मिलाने से बनती है। तो इसको आप यूँ लिख दें, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह लिख दें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और ये 1/t, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सेलरेशन को सबसे पहले आपने बेस क्वांटिटी में चेंज कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, दिस इज आल्सो टाइम। तो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी
स्केयर। ठीक है, तो अब देखिए डी इज अ लेंथ, इसकी क्वालिटेटिव नेचर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की, ये एक लेंथ है, तो आपने उसकी डायमेंशन क्या लिख दी, ये हमारे पास आ गई यहाँ पर ऐसे कैपिटल एल, डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, उसका स्केयर है, तो यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, टी का स्केयर ऐसे। अब डिवाइड कर लें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -2, ये आ गया आपके पास, सिंपली। तो करना क्या है आपने, किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको कहा जाए, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस को लिखें, तो आपने यूं करना है बेटा, उसको सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, उसको बेसिक में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये v/t था, तो मैंने v की वैल्यू पुट की, वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी, मैंने बेस में चेंज कर दिया, अब बेस की डायमेंशंस पुट करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा l⁻1 एंड t⁻²। ठीक है, तो इस तरह से अब जो क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप यूं लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लें, एक्चुअली ये एक डायमेंशनल फार्मूला है इसका एक्सेलरेशन का। अगर डायमेंशन को सही मानों में देखा जाए ना, तो वो क्या है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, राइट द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन, तो आपने इसकी पावर बतानी होती है कि लेंथ की पावर क्या है 1, तो हम बताएंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन इज -2, तो आपने पावर बतानी होती है। लेकिन क्योंकि एक रवायती तरीका चल रहा है, राइट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपने डायमेंशन बता देनी है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो ये है। एक्चुअली दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ओके, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने डायमेंशन में करना क्या, बहुत ही आसान है बच्चों। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है तो आप उसका पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखने के बाद अगर वो बेस क्वांटिटी में है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूले को ओपन करते जाएं, जब तक बेस क्वांटिटी आपको नहीं मिलती, बेस क्वांटिटी में वो नहीं आता, आप चलते जाएं। जब सारी बेस क्वांटिटीज आ गई, जैसे मैंने यहाँ पर किया, वेलोसिटी इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो मैंने उसका फार्मूला लिख दिया d/t। अब डिस्प्लेसमेंट भी बेस है, टाइम भी बेस, टाइम भी बेस, सारी बेस में आ गई। अब बेस क्वांटिटीज के जो मेरे पास डायमेंशन है पुट करूंगा, आसानी से मुझे डायमेंशन मिल जाएंगी उसकी। ठीक है, तो आपने बेस क्वांटिटी में लाना है उसको, उसके बाद उसकी डायमेंशंस पुट कर देनी है। तो यही तो काम है डायमेंशंस के अंदर। डायमेंशन यही तो बताती है कि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो बेस क्वांटिटी की किसी पावर में आ जाए, बेस क्वांटिटी की किसी पावर में आ जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है, तो जिसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो पावर इनकी 1, m की पावर 1, t की पावर 1, a की पावर 1। ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ टर्म्स जिनका आपको सामना होगा, आपको पता होना चाहिए उन टर्म्स के बारे में। ठीक है, 2 मिनट ज़रा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो टर्म की बात करेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ऐसी कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे फोर्स है, 2 न्यूटन हो सकती है, 3 न्यूटन हो सकती है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो फोर्स जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है। ठीक है, एनर्जी की बात कर लें, 2 जॉल, 3 जॉल, 10 जॉल, 20 जॉल, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं होती है एनर्जी की, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। फिर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट ऐसे हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हमारे पास ये देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ मैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या है, ठीक है, उस स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू एक फिक्स है। खाली स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब मैं ये कह दूं स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर एक ही वैल्यू आपके माइंड में आएगी, 3 × 10 की पावर 8। अब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है जी हमारे पास एक एग्जाम्पल डायमेंशनल कॉन्स्टेंट की। ठीक है, यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड की डायमेंशन है लेकिन स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर 3 जो टर्म इस्तेमाल होती है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हर क्वांटिटी की डायमेंशन हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसकी डायमेंशन होती ही नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलें, ये हम इसको यहां से ऐसे मिटा देते हैं। L = r थीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 7।
तो यहाँ पर अगर आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा क्या आएगा, थीटा इज़ बेसिकली लेंथ यानी आर्क डिवाइडेड बाय आर। अब ये क्या है, बेसिकली एक लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल, ठीक है। और नीचे क्या है, रेडियस, रेडियस भी एक इसकी भी डायमेंशन एल होगी, थीटा तो एल एल से कट गया तो नो डायमेंशन, यहाँ पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डायमेंशन लेस वेरिएबल, हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। अब एंगल 30 डिग्री भी होता है, एंगल 40 डिग्री भी होता है, एंगल 50 डिग्री भी होता है। कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है एंगल की कि एंगल हमेशा 30 ही होगा, 30 के अलावा कोई और एंगल नहीं होता। बहुत सारे एंगल होते हैं, 20 होगा, 25 होगा, 23 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, इसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, और ये वेरिएबल होती है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, ऐसे कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वैल्यू पाई की है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। कोई भी आपके पास प्योर नंबर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं जी डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला अभी मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ and which of the base quantity represent the dimension of a physical quantity। जरा गौर कीजिएगा इस पे। the expression, एक ऐसा expression which show, जो ये चीज जाहिर करे, how and which, कैसे और कौन सी base quantity represent the dimension of physical quantity। किसी भी एक physical quantities को की dimension में आपने ये बताना होता है कि कौन सी ऐसी बेस क्वांटिटी है और वो किस तरह से इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही। जैसे वॉल्यूम के अंदर लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और उसकी पावर 3 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर वो वॉल्यूम बनाती है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। इसी तरह स्पीड का फार्मूला है, डायमेंशन ऑफ स्पीड हमारे पास क्या है, लेंथ और टाइम, ये दो बेस क्वांटिटी हैं। लेंथ टाइम से डिवाइड होकर हमारे पास स्पीड देती है, ठीक है। तो फिर से सुन लें कि ये एक हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है डेट शो हाउ एंड विच, किस तरह और कौन सी बेस क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को या उसकी डायमेंशन के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटी और किस तरह से वो इसको रिप्रेजेंट करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड हमारे पास है एल टी पावर -1, जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास है एल पावर 1 टी पावर -2, ठीक है। तो ये आ जाते हैं जी हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, हम डायमेंशनल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन इसके नाम से शो हो रहा है, ये कोई एक इक्वेशन होगी, जरा देख लीजिए इसको भी। एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं ना, एक तरफ वो फिजिकल क्वांटिटी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और दूसरी तरफ उसका फार्मूला या उसकी जो डायमेंशन है वो आप लिख दें, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है जिसमें एक तरफ वो फिजिकल क्वांटिटी को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फार्मूला आपने लिखा। जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स को हमने एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और इक्वल इधर उसकी डायमेंशन लिख दी, तो ये हमारे पास बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। फिर से गौर से देखें, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग, एक ऐसी इक्वेशन जो हमें हासिल होती है बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन के साथ, ठीक है। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हमें मिलती है एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के साथ इक्वेट करते हुए या उसकी डायमेंशन के दरमियान इक्वल लगाते हुए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, फोर्स की डायमेंशन फाइंड करनी है तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, इस तरफ आपने फोर्स के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देनी है और इधर फोर्स की डायमेंशन लिख देनी है, तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास L³ है, हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो LT पावर -1 है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए डायमेंशनल इक्वेशन की। तो सिंपली क्या करना है, एक तरफ जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और दूसरी तरफ इक्वल लगा के उसकी डायमेंशन लिख दी। जैसे फोर्स की डायमेंशन F लिखा और नीचे सामने उसकी डायमेंशन लिख दी। इसी तरह वॉल्यूम में देख लें, इधर V लिखा तो सामने उसकी डायमेंशन यानी L³। इसी तरह वेलोसिटी की यहाँ पर डायमेंशन V लिखी और उसके सामने उसकी डायमेंशन, ये V लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, सामने उसकी डायमेंशन। तो ये थी हमारे पास डायमेंशन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की
और साथ ही लिमिटेशंस की, कि हम जो डायमेंशंस यूज़ करते हैं क्या एडवांटेजेस हैं इसके और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में 2 मेन पॉइंट अभी सिर्फ आपको बताऊंगा और लिमिटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कंप्लीटली एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और होमोजेनिटी। किसी भी एक फार्मूले की आपने करेक्टनेस देखनी कि ये फार्मूला सही है या गलत है, आप उसकी डायमेंशंस पुट करें, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ओके हैं, इक्वल हैं, तो मतलब वो फार्मूला ठीक हो गया। ठीक है, इसके अलावा ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, किसी भी फार्मूले को आपने बनाना है तो उसके बनाने के लिए भी डायमेंशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ प्रूव करके बताऊंगा एट द एंड। ठीक है, हम चलते हैं जी इसकी लिमिटेशन की तरफ। लिमिटेशंस क्या हैं जी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ज़रा गौर से देख लें, बहुत ही आसान और सिंपल से हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से किसी भी कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये चीज़ भी आपको मैं वहाँ पर करके बताऊँगा। ओके, इट ओनली टेस्ट डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी इन इक्वेशन। ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको ये बता देता है कि ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं, यानी दोनों तरफ डायमेंशंस को इक्वल प्रूव करके, लेकिन उसकी जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो आपको प्रॉपरली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, जैसे हाइट है, जैसे विड्थ है, जैसे हमारे पास डायमीटर है, जैसे हमारे पास रेडियस है, अब इनका आपस में जो रिलेशन है वो तो नहीं बताता, लेकिन जस्ट उनको एक ही लेंथ के तौर पर ये बता देता है कि ये सब के सब क्या हैं, वो उसको लेंथ कंसीडर करता है, उसकी जो फिजिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें फ़र्क खत्म कर देता है। अब वो रेडियस को डायमीटर दोनों को लेंथ ही मान रहा है। ठीक है, विड्थ हो, हाइट हो, लेंथ हो, सबको वो लेंथ ही मान रहा है। तो उनमें जो फ़र्क है फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता, सबको वो एक ही स्केल से लेके चलता है, वो सबको वो लेंथ ही मान रहा है। ठीक है, लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इवन इफ अ फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, इट डज नॉट प्रूव द रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट बट डायमेंशनली रोंग इक्वेशन मस्ट बी रोंग। अब वो क्या कहता है, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पे वो ये बताता है कि अगर आप किसी भी फार्मूले को टेस्ट करते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली ट्रू है या नहीं, ठीक है, अभी हम एग्जांपल इसकी सॉल्व करेंगे, उसमें आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशंस को पुट करते हैं और देखते हैं कि अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो वो फार्मूला ट्रू है, लेकिन अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आती तो वो फार्मूला रॉन्ग है। अब यहाँ पे वो ये बात आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आपकी डायमेंशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही फिर तो ये क्लियर है कि ये जो फार्मूला है ये गलत है, लेकिन अगर इन दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आपकी इक्वेशन ठीक है, लेकिन 100% श्योरिटी फिर भी नहीं है कि ये सही है। अगर डायमेंशंस इक्वल नहीं आ रही लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, फिर तो क्लियर है कि ये गलत है, लेकिन अगर सही आ जाती है तो फिर भी 100% श्योरिटी इस चीज़ की नहीं है कि ये आपका फार्मूला ठीक है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वो इक्वल आ जाती हैं, लेकिन फिजिकली अगर देखा जाए तो वो फार्मूला गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ डायमेंशन का इक्वल आ जाना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता कि आपका फार्मूला सही है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जी, हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई आपकी बुक में, कहा जा रहा है फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ड्राइव करें। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें लेंथ है, एरिया है, मैस है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास। सबसे पहले चले बात कर लेते हैं, मैस पे डिपेंड कर रहा है, मैस के बाद फिर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ के बाद फिर थीटा एंगल पे कर लेते हैं बात, और उसके बाद लास्ट में जी, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसका रिलेशन लिख लें, टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू ऑल दिस। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोपोर्शनल लिख दिया। उसके बाद क्या करना है जी, आपने इन सब की कुछ ना कुछ पावर ले लेनी है। यहाँ पर पावर ए ले लें, इसकी पावर बी ले लें, इसकी पावर सी और इसकी पावर डी।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पावर्स क्यों लिए, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है उसके लिए फार्मूला ड्राइव करो, और आपको ये बता दूं कि क्यूब का वॉल्यूम लेंथ के प्रोपोर्शनल है या लेंथ पे डिपेंड करता है। अब वॉल्यूम का लेंथ के साथ रिलेशन मैंने बता दिया कि वॉल्यूम जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है क्यूब का, ठीक है। फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या है फार्मूला, L⁻3। तो आपने ये चीज़ चेक की कि बेसिकली उसके फार्मूले में क्या हुआ, वही फैक्टर लेंथ आया लेकिन उसकी कुछ ना कुछ पावर आ गई। तो आपने जस्ट उसकी पावर को फाइंड करना है कि वॉल्यूम के फार्मूले में जो लेंथ है उसकी क्या पावर होगी, बस आपका फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने इनकी पावर्स फाइंड करनी है तो ऑटोमेटिकली इसका फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाएगा, अभी आप देखेंगे, ठीक है। इसलिए आपने इनकी पावर ABCD ले ली, क्योंकि यही तो 4 फैक्टर हैं जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो इन्हीं से मिलकर फार्मूला बनेगा। हाँ, अब कौन सी चीज़ फार्मूले में ऊपर आएगी, कौन सी चीज़ पावर फार्मूले में नीचे आएगी, किसका स्केयर होगा, किसका क्यूब होगा, वो सब चीज़ें डिसाइड करेगी इनकी पावर्स, ठीक है। इसलिए आपने जो टाइम पीरियड इन 4 फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल था उन सब की वैल्यू आपने ABCD पावर्स आपने लिख ली। ओके, आप क्या करना है, ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन ख़त्म करना है। दिस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है जी, MA/LB और थीटा पावर C और G पावर D, ठीक है। अब उसके बाद का काम क्या बच्चों, अब आपने ये करना है, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब की डायमेंशंस लिख दे रही हैं, ठीक है। टाइम क्योंकि एक बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन फिर सिंपली T होगी, ठीक है। या कांस्टेंट जो है इसकी कोई डायमेंशन हम नहीं कर सकते फाइंड, ये कांस्टेंट ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में जब लिमिटेशन देख रहे थे हम कि जो भी कोई कांस्टेंट है उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब मैथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल M, ठीक है। और यहाँ पर पावर क्या आ जाती है इसकी A। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास L, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी B। उसके बाद एंगल थीटा। अब देखो बच्चों, L इज इक्वल टू R थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा 10th क्लास की मैथ के अंदर। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू देखी जाए तो क्या बनती है, L/R। ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, L/L। तो वो तो है एक दूसरे से कट जाएंगी तो डायमेंशन नहीं होती, लेकिन आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं L/L-1, ये डायमेंशन आ जाती है इसकी, ठीक है। L/L-1 डायमेंशन किसकी आ गई हमारे पास, इसकी थीटा की, यहाँ पर C लिख दें आप, ओके। उसके बाद G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम इसका फार्मूला होता है। अब आप जब भी डायमेंशंस लिखते हैं किसी चीज़ की तो आप उसको पहले बेस क्वांटिटी में लेकर आते हैं। वेलोसिटी इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो आपने वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये 1/t ऐसे रहा। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, बेस क्वांटिटी आ गई, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, तो क्या बन जाएगा, A=d²/t। डायमेंशन की बात कर लेंगे तो लेंथ की डायमेंशन L होती है और टाइम का क्योंकि स्केयर है, नीचे स्केयर आएगा, मैंने मिस्टेक से ऊपर लिख दिया, तो टाइम का स्केयर यूँ नीचे आएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L/t-2। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास बच्चों, लेंथ इंटू T⁻², दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो ये आपने सबकी डायमेंशंस पुट कर दी और उसकी पावर कितनी है हमारे पास, D है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। T को ऐसे लिखें इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको भी आपको वैसे लिखना पड़ेगा, A अलग अलग कर दें ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, L⁻B, अब ये L⁻C, ये L⁻-C, इधर देखिए तो L⁻D और T⁻, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होकर -2D आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर से लिखा यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय M⁻A आ गई, ठीक है। अब एक ये L है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस 1 बना के पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गई, इसकी पावर कितनी है B, और एक ये है, इसकी पावर कितनी है प्लस का D, उसके बाद ये प्लस का C और ये माइनस का C, ठीक है। सबकी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया बेस 1 बनाकर। उसके बाद लास्ट में मेरे पास क्या रह जाता है जी, T।
टी की पावर कितनी है -2d आ गई है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अगर हम देखें तो ये सी से कट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अब आपने क्या करना है बच्चों, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी। जब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फार्मूला हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मैथ्स की डायमेंशन है ही नहीं, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं अगर आप चाहें। मैं चले यहाँ बता देता हूँ, अगर m नहीं है तो m पावर 0 कर दें। ठीक है, और इसमें लेंथ को अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, लेंथ नहीं है तो लेंथ पावर 0 कर दें, टाइम है तो टाइम पावर 1 कर दें। ऐसे तो यूं भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर m नहीं है तो m की पावर 0 होगी। ठीक है, इसके मुताबिक m पावर 0, इधर m की पावर कितनी है जी a, आपने कंपेयर कर दिया m पावर a, तो देख लो बेसिस सेम, ये दो चीज़ें इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इनकी बेसिस भी सेम है तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी तभी बेसिस सेम है। ठीक है, ये नंबर तभी इक्वल हैं। तो a इज इक्वल टू 0, यानी इनकी पावर्स आपस में इक्वल कर देनी है आपने। a की वैल्यू 0, आपको एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी तरह से अब आपने लेंथ को कंपेयर करना है। इधर लेंथ है ही नहीं तो मतलब लेंथ की डायमेंशन इधर क्या लिखेंगे, पावर इधर 0 कर देंगे। तो इधर क्या पावर है लेंथ की, b प्लस d माइनस सी प्लस सी, माइनस सी प्लस सी तो कट गए। ठीक है, 0 हो गए, तो यहाँ पर डायरेक्टली सी की वैल्यू भी 0 पुट कर सकते हैं। एक और तरीका उससे भी बताऊंगा कि सी की वैल्यू कैसे आप 0 करेंगे। यहाँ पर देख लो दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर बेसिस सेम है तो फिर पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा b प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी तो कट गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी की डायमेंशन या सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप वैसे भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि सी एक एंगल है तो एंगल की डायमेंशन नहीं होती, वहाँ पर मैंने बताया भी है। ठीक है, डायरेक्टली भी सी की वैल्यू 0 कर सकते हैं, एक और भी तरीका उससे भी आपको बता दूंगा। अभी हम पहले नेक्स्ट बढ़ते हैं टी की तरफ। तो यहाँ पर टी की पावर 1 है और यहाँ पर टी की पावर कितनी होगी हमारे पास -2d। तो ये दोनों इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो पावर को भी आपने फिर इक्वल कर देना है। -2d इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से डायरेक्टली आप चाहें तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब एंगल थीटा की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास थीटा होता है उसकी क्या थी हमारे पास जी, l इंटू एल माइनस 1, ये जो डायमेंशन हमने ऊपर पुट की थी। ठीक है, इसकी पावर क्या थी c। ठीक है ना, तो अब l इसकी पावर क्या है 1, अगर हम 1 बना दें इसको तो क्या बन जाता है जी, l की पावर -1 + 1 और c। ठीक है, ये हो जाएगा l पावर 0 इंटू सी। तो यहाँ से बात पता चली कि c की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी। ठीक है, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। ओके जी, अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है। a 0 है, c भी 0 है, d की वैल्यू 1/2 है। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना ये जो d पता चला ना इस वैल्यू में पुट कर दें। आप जानते हैं b प्लस डी किसके इक्वल है जी, हमारे पास 0 के इक्वल है। अब b ऐसे रहेगा, d की वैल्यू -1/2 है इज इक्वल टू 0, तो b क्या आएगा 1/2 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी भी वैल्यू मिलेगी। तो ये सब वैल्यूज आपने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m पावर 0, l की पावर b है तो b की क्या वैल्यू आई है जी 1/2, और थीटा की पावर भी 0 आएगी क्योंकि c की वैल्यू 0 है, और g की पावर कितनी आ गई जी हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ज़रा देखिए ये पावर 0 तो ख़त्म हो गया, पावर 0 भी ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है। कांस्टेंट, अच्छा उसके बाद लेंथ की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, g की पावर +1/2 हो जाएगी। ऐसा ही है। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ कांस्टेंट, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 1/2 है, तो एक ब्रैकेट में कर दिया इसको √में L/G। ठीक है, तो अगर आपको याद हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 10th क्लास में क्या पढ़ा था, t इज इक्वल्स टू 2π√L/G, जिसमें 2π क्या है कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये लिमिटेशन में भी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, वो यहाँ पर आपने देख भी ली कि इसने कांस्टेंट के बारे में कोई भी वैल्यू आपको फ्राहम नहीं की, लेकिन आपको फार्मूला बता दिया t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू √L/G। तो ये इस तरह से आप फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं जी। तो बच्चों बढ़ते हैं अब एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन या कोई भी फार्मूला जो आपको गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक में ही ये एग्जाम्पल दी हुई है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला v इज इक्वल्स टू f इंटू एल डिवाइडेड बाई m।
ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी हम चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन क्या है, v वेलोसिटी है। तो आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो d इज़ अ बेस क्वांटिटी क्योंकि लेंथ है ये। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। अगर आप इसको ऊपर ले दें, पावर 1 है इसकी पावर भी 1 है। अगर आप ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, l पावर 1 और t पावर -1। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है ना, DIM डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी आपके पास, l t -1। ये तो एक ही स्टेप के अंदर आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपने ये जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको भी प्रूव करना है। इसकी डायमेंशन भी हमारे पास सेम है, राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जी आपके पास f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। तो बच्चों देखो, इसमें आप पहले यूँ लिख सकते हो f की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर -1/2। ठीक है, नीचे 1/2 था, ऊपर ले आए तो पावर -1/2 होगी। ठीक है, अब आपने इनकी डायमेंशंस पुट करनी है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। अब इसमें m तो एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो इसको आप बेस में चेंज करेंगे। F इक्वल्स टू m, इसका फॉर्मूला होता है v/t। अब t तो बेस है, मगर वेलोसिटी फिर भी जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। F इक्वल्स टू m, v का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये 1/t अलग से कर दिए, तो ये बन जाएगा आपके पास md/t का स्केयर। तो यहाँ पर बच्चों m क्या है, मैस है, बेस क्वांटिटी में बन गया। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, बेस क्वांटिटी में बन गया। टाइम ये भी बेस क्वांटिटी, तो तीनों बेस में आ गए। अब आपने इनको लिख लेना है। तो देखो यहाँ पर मैस की डायमेंशन कैसे लिखते हैं, m, और लेंथ की डायमेंशन होती है l, और डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन क्योंकि उसका स्केयर है तो ये t का स्केयर यूँ आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, एक बना दो, तो आपके पास इस तरह से फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी m l t पावर -2। ठीक है, बाहर का लिखेंगे 1/2। अब लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, l है, पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद मैस है, मैस की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, m -1/2। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको अलग करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, m की पावर 1/2, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हुई, फिर l की पावर भी 1/2, और फिर t की पावर भी -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह सबकी पावर अलग अलग कर लिया आपने। फिर ये वाला लिखें l पावर 1/2, फिर ये वाला लिखें m पावर -1/2। अब ये देखें ज़रा, ये और ये दोनों इनकी बेस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो m पावर 1/2 -1/2 यानी दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास ये 0 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ की पावर ये 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगी आपको पता है, ये आप एलसीएम ले सकते हैं। 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1। ठीक है, तो l की पावर कितनी आ जाएगी, 1। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, टाइम। टाइम की क्या है जी पावर हमारे पास -1। ठीक है, अब 1/2 -1/2 0 हो जाएगा, यानी मैस की डायमेंशन यहाँ पर क्या हो गई, 0। ठीक है, लेंथ की क्या होगी हमारे पास 1, और टाइम की क्या होगी -1। तो ये 0 होगी, मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो l पावर 1 और t की पावर -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनली। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने वेलोसिटी की जो डायमेंशंस निकाली थी वही डायमेंशन हमें इसकी भी मिली है, तो ये फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।